तो चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया और इसी तारीखों के ऐलान के साथ जो सियासी गहमा गहमी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर लखनऊ से वो तस्वीर रखनी बेहद ज़रूरी हो जाती है जिसका अनावरण जो है 2 जनवरी को किया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बीता है। 8वां दिन है आज। परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन सोचिए, चंद दिनों में भगवान परशुराम का जो फरसा है वो यहाँ पर गिर गया टूटकर, यानी कि नींव कितनी कमजोर तौर पर बड़ी। तस्वीर भले ही बहुत बड़ी नजर आई, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर फरसा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। मंदिर का अनावरण जो है वो बड़ी ही शान और शौकत के किया जाता है। क्या सब कुछ चुनावी बिसात पर चल रहा है? क्या सब कुछ साधने की कोशिश के लिहाज से ही चल रहा है? क्योंकि मंदिर का जो अनावरण है वो तो कर दिया गया था, लेकिन फरसा जमीन पर टूटकर यहाँ पर गिर गया और इसी के साथ जो सियासी सरमागर्मी है वो पारा चढ़ाती हुई दिखाई देती है। बीजेपी ने इसे लेकर हमलावर रुख अख्तियार किया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है, क्योंकि भगवान परशुराम का जो फरसा है वो जमीन पर टूटकर गिर गया, जिसका अनावरण 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन ठीक 8 दिन, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, सिर्फ ठीक 8 दिन बाद ये तस्वीर यहाँ पर सामने आती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने की जो कोशिश है वो हर पार्टी पहले भी करती आई है, लेकिन इस बार ये कोशिश जो है और ज्यादा यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। लेकिन आखिर इस तरह से मंदिर के एक हिस्से का फरसे के तौर पर गिर जाना बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो गया है। देखिए, इतना तो तय है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश पहले भी की जाती रही और उसके पीछे की एक वजह भी यहाँ पर साफ है। करीब 115 सीटें हैं जहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, जिन्हें गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन अब भगवान परशुराम का जो फरसा जमीन पर गिरकर टूट गया है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। साध यहाँ पर अखिलेश यादव को जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। इसी पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या तस्वीर नजर आती है? ब्राह्मणों को साधने की कोशिश 2 जनवरी को की तो गई, लेकिन फरसे का इस तरह से टूटकर जमीन पर गिर जाना बीजेपी के हाथ में जरूर एक मुद्दा आ गया है। क्या बिल्कुल बीजेपी के पास बैठे बैठाए एक मुद्दा आ गया। जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही थी लगातार, पहले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था, फिर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। अब जिस मूर्ति का अनावरण, भगवान परशुराम की जिस मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है, उसका फरसा टूट कर नीचे गिर गया है। तो वहीं बीजेपी अब हमलावर हो गई है। वो कह रही है कि केवल ये वोट साधने की राजनीति हो रही थी, यहाँ भगवान परशुराम के प्रति इन लोगों की आस्था नहीं थी, वहां पर भी भ्रष्टाचार दिखा और इसी वजह से भगवान परशुराम का जो फरसा है वो गिर गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी पर इस मामले को लेकर। जी अमित, देखिए, ब्राह्मणों को अपने खेमे में करने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। चाहे बीएसपी का करे तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अखिलेश यादव का जिक्र करे तो जिस तरह से भगवान परशुराम की मंदिर का अनावरण 2 जनवरी को किया, साधने की कोशिश की गई। बीजेपी पहले से कहती रही है कि ब्राह्मण वर्ग हमसे कभी नाराज नहीं हुआ, ये हमारे साथ में ही है और इस बार भी चुनावी प्रतिशत जो है वो इसको बताते हुए नजर आएगा। 12 से 14% इसके पूरी समीकरण के तौर पर स्थिति नजर आती है। क्या कुछ कहा जा सकता है? इतनी आसानी से अब ये मुद्दा थमता नजर नहीं आएगा, क्योंकि बात सिर्फ फरसे के गिरने की नहीं है। बात यह है कि जल्दबाजी में आपने साधने की कोशिश की, जो चूक के तौर पर सामने आ रही है। यह जाहिर तौर पे देखिए 14% वोट बैंक बड़ा वोट बैंक होता है और अब महज विधानसभा चुनाव को शायद 100 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हर कोई ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक अपना विजय रथ यात्रा निकाला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में उन्होंने जाकर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था और उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद बीजेपी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया लखनऊ में। लेकिन
जब भगवान परशुराम की मूर्ति जो अखिलेश यादव ने अनावरण किया था जिसका, उसका अब जब पर्दा गिर गया है तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है और बीजेपी लगातार हमलावर है। आज सुबह से ही जैसे ही बीजेपी के नेताओं को मालूम चला कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जो मंदिर भगवान परशुराम का बनाया गया था, उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी उसका पर्दा नीचे गिर गया है। तो जाहिर तौर पर बैठे बैठाए जैसे ही बीजेपी को यह मुद्दा मिला तो बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, अखिलेश यादव पर हमलावर है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर हमलावर हो गए। कानपुर में पीयूष जैन के मामले पर तो हमलावर थी ही, अब भ्रष्टाचार को यहाँ मूर्ति का अनावरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी भगवान परशुराम के मूर्ति बनाते वक्त भी भ्रष्टाचार हुई है और इसी वजह से जो है पर्दा गिरा है। तो इनकी भक्ति सही तरीके से नहीं है, इसी वजह से ब्राह्मण जो है अब उनके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है और बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए आपका। तो यूपी के सियासत की जो पूरी ये चुनावी बिसात है किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। भगवान परशुराम मंदिर का जो अनावरण 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने किया था जिसका फरसा अब गिर गया है, जिसे लेकर बीजेपी के पास एक मुद्दा आ गया है और इस पर बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। जाहिर सी बात है बीजेपी जानती है कि ब्राह्मणों के खेमे को अपने पास रखना है तो किसी भी तरह से फिसलती हुई कोई भी धारा दूसरे विपक्षी खेमे पर नहीं जानी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से एजेंडा यूपी में अपनी बात रखी, ब्राह्मणों का साथ यहाँ पर बताया और किस तरह से पूरी ये बनाम खिलाड़ी जो खेल है वो यहाँ पर बताई है 80 बनाम 20 की। सुनिए आप भी उन्होंने क्या कुछ कहा। ब्राह्मणों को लेकर इस पर बड़े सारे सम्मेलन हुए। ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? क्योंकि इस बारी सपा और बसपा कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीजेपी को हराएगा। देखिए ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य कर। तो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च, ये वो 7 चरण हैं जो कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के लिए तय किए गए हैं, जिनका ऐलान चुनाव आयोग ने यहाँ पर पहले ही कर दिया है। और इसके बाद अब सियासी तौर पर जो गर्माहट है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और होनी लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से जातिगत तौर पर अब साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है वो जाहिर सी बात है एक प्रतिशत यहाँ पर जीत और हार तय करता है। ऐसे में ब्राह्मण जातियों का समीकरण समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए करीब 115 सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो जीत हार तय करते हैं, यानी कि गेम चेंजर के तौर पर है। और ज्यादा समीकरण समझने के लिए मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद की तरफ रुख करते हैं। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं अब अपने दर्शकों को इस जादुई मैप के जरिए बताती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण क्यों निर्णायक भूमिका में रहता है। तो मैं जोन वाइज बताऊंगी और पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बताने वाली हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण निर्णायक और कितनी सीटें हैं, ये मैं जरा अपने दर्शकों को बताती हूं कि क्या स्थिति है। ये देखिए, जहां ब्राह्मण निर्णायक है यानी 403 उत्तर प्रदेश में सीटें और 403 में बीजेपी को कितनी सीटें आई है, ये दरअसल मैं उन 47 सीटों पे फोकस कर रही हूं जहां ब्राह्मण प्रभावशाली है, निर्णायक है।
उसमें से 47 में से बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 41 सीटें हैं। अन्य के पास 3 है, बीएसपी 2 और समाजवादी पार्टी जो कि परशुराम का जिक्र कर रही है शबीना, उसके पास मात्र इन 47 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट है। ये आंकड़ा बता रहा है कि इस बार के चुनाव में परशुराम क्यों एंट्री ले चुके हैं। राम का जवाब परशुराम से क्यों दिया जा रहा है? सबीना, मैं जरा जोन में जाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक, जो कि ये एक्सक्लूसिव तौर पे सिर्फ हमारे पास है, इस ग्राफिक्स के जरिए, इस वॉल के जरिए, चुनावी वॉल के जरिए आगे भी समझेंगे कि और हम दर्शकों को क्या दिखा सकते हैं। तो रीजन वाइज मैं दिखाऊंगी। ये दरअसल जो मैं रीजन दिखा रही हूं अपने दर्शकों को, ये अवध, दुआ, पूर्व, कानपुर, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पश्चिम, ये दरअसल पूर्वांचल है। ये वो जोन है जहां पे उत्तर प्रदेश का अलग अलग ये इलाका है, लेकिन जो चुनावी समीकरण कहता है, जो जातिगत समीकरण कहता है, वो ये कहता है कि ये जो पूर्वांचल है, मैं जरा प्ले करके अपने दर्शकों को बताऊं कि पूर्वांचल की कितनी सीटें हैं। ये देखिए, जहां ब्राह्मण निर्णायक है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की भूमिका कहां पे है? पूर्वांचल। और पूर्वांचल से किसका ताल्लुक है? सीएम योगी आदित्यनाथ का। और यहां सीटें कितनी है? यहां सबीना सीटें हैं 403 में से 25 सीटें, यानी आप समझिए 25 सीटें ऐसी सीटें होती है जो कि जादुई आंकड़े की भूमिका में हो सकती है। अगर ये 25 सीटें किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो सरकार बनने बिगड़ने की स्थिति में। और यहां पे बीजेपी के पास इस 25 में से कितनी सीटें हैं? 2017 का दरअसल ये आंकड़ा है। ये बीजेपी के पास 19 सीटें हैं, अन्य के पास 3 है, बीएसपी के पास 2 और समाजवादी पार्टी, जिसको मैं फिर कोट करूंगी, जो परशुराम का सहारा ले रही है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, उसके पास कितनी है पूर्वांचल में सीटें? सिर्फ और सिर्फ एक सीट है बीएसपी के पास, जो कि प्रबुद्ध सम्मेलन करती है बीएसपी, उसके पास भी महज 2 सीटें और इसी में सेंध मारी की कोशिश करने जा रही है ये दोनों ही पार्टियां। लेकिन क्या ये हो पाएगा? मैं एक और जोन में आपको लिए चलती हूं और वो मैं बताती हूं आपको कि क्या मैं इसके बाद आपको अवध लिए चलती हूं। दरअसल पूर्वांचल के बाद जो स्थिति है, वो अवध में ब्राह्मण वोटर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है। अवध की स्थिति में बताती हूं, 403 में से 36 ऐसी सीटें हैं जो कि जहां पे ब्राह्मणों का दबदबा है, जो कि प्रभावशाली है, जहां के वोटर माने जाते हैं कि बहुत जागरूक हैं। जिधर वो शिफ्ट करते हैं, सीटों की संख्या उधर ही बढ़ जाती है। तो अब ये जो आंकड़ा है मैं दर्शकों को बता दूं, बीजेपी के पास 36 में से कितनी सीटें हैं? 30 सीटें बीजेपी के पास है। बीएसपी के पास कितनी है? सिर्फ 2। वो बीएसपी जिसको मैं फिर दोहराऊंगी कि वो ब्राह्मणों को लेकर कहते हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। लेकिन हाथी यहां पे कैसे पिछड़ा हुआ है, ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए, इस चुनावी वॉल के जरिए समझ सकते हैं। मात्र 36, अवध की 36 सीटों में से बीएसपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि परशुराम का राग अलाप रही है, 2017 का चुनाव परिणाम क्या कह रहा है कि अवध की 36 में से सिर्फ एक सीट ही इनके पास है। मैं एक और जोन में आपको लिए चलती हूं, मैं जोन वाइज दरअसल आपको समझाती हूं। इसके बाद ये जो चुनावी समीकरण है, दरअसल सेफोलॉजिस्ट से आप बात कीजिएगा, चुनावी जानकार से आप बात कीजिएगा, तो उनका कहना है कि पहले पूर्वांचल, फिर अवध और उसके बाद तीसरे नंबर पे जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां पे क्या स्थिति रहती है वो हम बता रहे। अवध, पूर्व, कानपुर, बुंदेलखंड, ये जो लोकेशन है, ये जो जोन है, वहां पे ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और ये ब्राह्मण वोटों की संख्या जो है, जो ब्राह्मण सीटों की संख्या जहां प्रभाव रहा है जिन सीटों पे, उनकी संख्या मैं बताती हूँ। 403 में से 45 सीटें और 45 में से बीजेपी के पास कितनी है? 39 सीटें हैं। बीएसपी के पास फिर वही आंकड़ा, सिर्फ 2 सीटें। समाजवादी पार्टी के पास कितना आंकड़ा? सिर्फ 1 सीटें। तो सबीना, हम इस मैप के जरिए, इस चुनावी वॉल के जरिए अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आखिर इस चुनाव में ब्राह्मण राग क्यों अलापा जा रहा है। राम का जवाब परशुराम से सबीना क्यों दिया जा रहा है, हमने इस वॉल के जरिए अपने दर्शकों को दिखा दिया। सबीना, ओवर टू यू। बिल्कुल, रीमा ने तो पूरा धार्मिक जो समीकरण यहाँ पर है ब्राह्मणों का, वो यहाँ समझाया है, क्योंकि एक गेम चेंजर की भूमिका में भी ब्राह्मणों का जो ये प्रतिशत है वो कई जिलों पर अपनी अच्छी खासी पैठ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जैसा कि राम परशुराम की एंट्री यहाँ पर हुई है और इसी के साथ साथ अब श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। इसका जिक्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान पर वार किया है, पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें सपने में आकर श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब आपकी ही सरकार यहां पर बनेगी। जब अखिलेश यादव का ये बयान आया तो इसे लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन इस बीच क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा, सुनिए आप भी। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था,
यह भी सबकी जवान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है, उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। तो न्यूज़ 18 के यूपी एजेंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों के बेबाकी से यहां पर जवाब दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रही है, जिसमें दम होगा वो मथुरा को भी बनाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सपने वाली बात को लेकर तंज कसते हुए, उन पर पलटवार करते हुए? सुनिए ये भी। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो मथुरा लोग बनाने बोलते से थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। तो न्यूज़ 18 के यूपी एजेंडा यूपी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा पर अपना बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए आप। आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए, कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा, या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ, हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा? नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी।
और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी। क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया। तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई टिकट नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अगर विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष से कई सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसे बयान हैं जो सीधे उन्हें बताते हैं कि किस तरह से विपक्ष को लेकर उन्होंने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। एजेंडा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा जैसी उनकी सोच है वैसी ओवैसी की बोली है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है। और मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी वो हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करें तो उनसे भी जो सवाल पूछे गए, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से वो अभी आने वाले वक्त में इस चुनाव में कोई गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि अपने दम पर जो है वो दिखाई देते हैं। ओवैसी को लेकर भी किस तरह से उन्होंने मुस्लिमों के बहाने निशाना साधा, देखिए आप भी। आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ी पार्टियां ज्यादा मजबूत है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ था? वो इसलिए था, अभी 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, उन्होंने एक झूठ तस्वीर ट्वीट की। अब उनको करोड़ों रुपया मिलता होगा, क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होंगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपए लेते होंगे। करोड़ों से कम में तो नहीं काम करते होंगे। बीजेपी कहती है उनके यहाँ तो सब निष्ठा से काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट था। आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सड़क में गड्ढे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं भटके होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने के पीएम मोदी के ऐलान का दमदमी टकसाल ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पे मनाने का ऐलान किया है। पीएम के इस फैसले की तारीफ करते हुए दमदमी टकसाल के मुखिया हरनाम सिंह खालसा ने कहा है कि 325 साल बाद देश की किसी सरकार ने साहबजादों की शहादत को श्रद्धांजलि देने का ऐलान किया है। हरनाम सिंह खालसा ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपना कर्तव्य पूरा किया, जिसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र 1704 में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए थे और वही तारीख अब वीर दिवस के तौर पे मनाई जाएगी। कि मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला साडी चरोकड़ी संगतां दी इच्छा से अपना फर्ज निभाया। उन्होंने ये आसान नहीं है, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया कि मैं अज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के अवतार पुरब ते 4 साहबजादियां ते माता जी की शहीदी नूं समर्पित पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर को उन्होंने शहादत वाले दिन छुट्टी होया करेगी। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी ने तोहफा भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 जूतों की जोड़ी विशेष तौर पर कर्मचारियों के लिए भेजी है। ये जूते जूट के बने हुए हैं। जब पीएम मोदी का पता चला कि ठंड के मौसम में सीआरपीएफ के जवान, पुलिस सेवादार और सफाई कर्मी नंगे पांव ड्यूटी करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए